हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। इससे पहले हमने टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस तक पूरा कर लिया था और अब हमें इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने थे। तो स्टार्ट करते हैं ई पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ पोल स्टार लोकेटेड इन द स्काई। मतलब जो पोल स्टार है, पोल स्टार याद होगा, मतलब पढ़ा था चैप्टर में। जो पोल स्टार है वो स्काई में किस तरीके से लोकेटेड है, मतलब क्या खास बात है उसमें कि कैसे वो लोकेटेड है जो उसे थोड़ा स्पेशल बनाता है। तो क्या है, पोल स्टार इज़ अ स्पेशल स्टार प्रेजेंट इन द नदर्न हेमिस्फीयर। मतलब पोल स्टार क्या है, एक खास स्टार है जो नदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इट लाइज ऑन अ लाइन क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जिस लाइन पे, जिस इमेजिनरी लाइन को एक्सिस मान के अर्थ रोटेट करती है ना, उसके बहुत ही नज़दीक है ये स्टार। ठीक है, और इसमें क्या खास बात है कि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है और इसीलिए ये ट्रैवलर्स वगैरह को हेल्प करता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, और इसकी एक और ख़ास बात यह है कि अगर हम इसको नाइट स्काई में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बाकी जितने भी स्टार्स हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा असली में ऐसा नहीं होता, देखने से लगता है। क्यों? क्योंकि जो पोल स्टार है वो हमें ऐसा दिखाई देता है कि वो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है, जबकि बाकी सारे स्टार्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसका बेसिक कॉज क्या है कि वो मूव क्यों नहीं करता, क्योंकि वो एक्सिस के बहुत नज़दीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाए चेंज करके कि वाई डज पोल स्टार अपीयर्स टू बी फिक्स्ड, तो उसका रीज़न आप छोटा सा बस ये लिख सकते हैं कि भाई जो पोल स्टार है वो अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन के काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी क्लोज है, जिसकी वजह से वो मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन और बी है स्टार्स एंड प्लैनेट्स। तो बेसिकली यहाँ पे स्टार्स, कॉन्स्टलेशन और प्लैनेट्स की मैंने तीनों की डेफिनेशन लिख दिया है। अगर स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस के बीच आता है तो आप स्टार और कॉन्स्टलेशन का लिख देना, प्लैनेट और कॉन्स्टलेशन का आता है तो प्लैनेट और उसका लिख देना, एंड सिमिलरली स्टार्स एंड प्लैनेट के लिए स्टार्स और प्लैनेट की डेफिनेशन लिख देना। और कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बस यही है डेफिनेशंस का। ठीक है, तो तीनों को मैंने इंडिविजुअली लिख लिया है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं? दे आर वेरी हॉट एंड ह्यूज हेवनली ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस। ठीक है, सिंपल, ये सिंपल वन वर्ड डेफिनेशन आपको लिखनी है। वन वर्ड नहीं, मतलब 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन ये काफ़ी है कि जो हॉट और ह्यूज हेवनली ऑब्जेक्ट्स हमारे स्पेस में प्रेजेंट है, जो बहुत ही गरम गरम गैसेस से बने हुए हैं, उन्हें हम स्टार्स कहते हैं। इसके बेसिक से आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे सन, सीरियस, अल्फा सेंचुरी। ये तीनों क्या हैं, मतलब ये तीनों क्या हैं, स्टार्स हैं एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिलेशन की बात करें तो कॉन्स्टिलेशन में क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, मतलब जो अभी हमने ऊपर स्टार्स पढ़े, जब ये एक ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप इस फॉर्म में होता है कि वो किसी रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न को फॉर्म कर रहा हो। ठीक है, जैसे हमने कैसियोपिया पढ़ा था, वो डब्ल्यू की तरह बन रहा था ना। तो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई आर कॉल्ड इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। इसका बेसिक सा एग्जांपल अभी मैंने बताया, कैसियोपिया, या फिर आप उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन, चारों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारी होती हैं। थर्ड बात करें तो प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या है? ऑल ब्राइट हेवनली बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड डू नॉट ट्विंकल। मतलब वो हेवनली बॉडीज़ जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं और ट्विंकल नहीं करती। ठीक है, जितने भी ब्राइट हेवनली बॉडीज़ हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट हैं, जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं लेकिन वो ट्विंकल नहीं करते, उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, स्टार्स एंड प्लैनेट्स में अगर डिफरेंस आए तो आप डेफिनेशन के अलावा ये पॉइंट लिख सकते हैं अलग से कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। एक और पॉइंट जो आप प्लैनेट और स्टार्स के लिए लिख सकते हैं वो क्या है कि जो प्लैनेट होते हैं वो साइज़ में कंपेरेटिवली छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टार्स। स्टार्स का जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, जबकि प्लैनेट्स का साइज़ उनके कंपैरिजन में छोटा होता है। ठीक है, प्लैनेट्स के आपको 8 प्लैनेट्स हैं, उनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, मैंने मार्स लिखा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स के बीच का डिफरेंस तो बहुत सिंपल है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जिन पे ज़्यादातर रॉकी मतलब जो ज़्यादातर रॉकी सरफेस से बने होते हैं। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ सॉलिड एंड रॉकी सरफेस, एग्जाम्पल अगेन मार्स या अर्थ। और जोवियन प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के कंपैरिजन में काफ़ी बड़े होते हैं, और वो ज़्यादातर गैसेस से बने होते हैं। ठीक है, जैसे जुपिटर है, आप खुद देख सकते हो, मार्स के जस्ट बाद आता है जुपिटर।
मार्स एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है और जुपिटर एक जोवियन प्लैनेट है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, साइज़ में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है ना। क्यों? क्योंकि जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। सो दे आर वेरी लार्ज इन साइज एंड मेड अप ऑफ गैसेज। यहाँ पे जुपिटर ये JUPITE है, ये TER, जुपिटर एंड नेपट्यून, उसके अलावा यूरेनस एंड सैटर्न, ये दोनों भी, मतलब ये 4 टोटल जोवियन प्लैनेट्स होते हैं, और 4 होते हैं टेरेस्ट्रियल, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। नेक्स्ट डिफरेंस हमें लिखना है आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट्स के लिए। तो भाई नेचुरल सैटेलाइट्स जो होती हैं, क्या नेचुरल सैटेलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं? मून्स, जो मून्स होते हैं प्लैनेट के, उन्हें हम नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं। तो मून को या नेचुरल सैटेलाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ रिलेटिवली स्मॉलर हेवनली बॉडी, ठीक है, एक मतलब प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट में एक थोड़ी छोटी बॉडी जो रिवॉल्व करती है अराउंड अ मच हैवियर बॉडी। बेसिकली अगर आप देखें, अर्थ है, एक बड़ी बॉडी है, अब अर्थ से रिलेटिवली छोटी, मतलब अर्थ से छोटी, और वैसे वो बड़ी है लेकिन अर्थ से एक छोटी बॉडी जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो वो क्या हो जाता है? मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट। तो एक कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी बॉडी जो साइज़ में रिलेटिवली छोटी है और बड़े ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, उसे हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या है? मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कराए जाते हैं लेकिन अर्थ के काफ़ी नज़दीक होते हैं, ठीक है। मून क्या है? मून तो अर्थ से दूर है ना, लेकिन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो अर्थ के बहुत करीब होते हैं, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें ज़बरदस्ती रिवॉल्व कराया जाता है अर्थ के अराउंड, और वो अर्थ के बहुत ही नज़दीक होते हैं, ठीक है। बाकी ये भी लिख सकते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स जो होते हैं उनका कोई मतलब ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता, जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को पर्पसली भेजा जाता है अलग अलग मतलब काम के लिए, जैसे टेलीकम्युनिकेशन के लिए या फिर इंटरनेट वगैरह के लिए, कॉलिंग के लिए, ऑडियो एंड विजुअल कम्युनिकेशन, इन सब के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड नेम द कॉन्स्टलेशंस X, Y, Z एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट काफ़ी ईजी है, ठीक है। अगर आपको कॉन्स्टलेशंस के नाम याद हों तो जो A है, जो X है वो है ओरियन, Y है बिग डिपर एंड Z है कैसियोपिया, ठीक है। ये तो आपको बुक से इनके नाम याद रखने हैं। उसके बाद फर्स्ट है कॉन्स्टलेशन यूज टू लोकेट सीरियस। तो सीरियस को लोकेट करने के लिए हम कौन सी कॉन्स्टलेशन का यूज़ करते हैं? दैट इज़ ओरियन, ठीक है। ओरियन का यूज़ करते हैं। ओरियन का जो मतलब ओरियन की जो बेल्ट होती है उसमें सीरियस लोकेटेड होता है, मतलब ओरियन के बीच में एकदम। उसके बाद कॉन्स्टलेशन यूज टू लोकेट पोल स्टार। तो पोल स्टार को लोकेट करने के लिए स्मॉल डिपर का यूज़ होता है, ठीक है। बिग मैंने पहले गलती से लिख दिया था, इसका करेक्ट आंसर स्मॉल डिपर है, ठीक है, स्मॉल डिपर। एंड कॉन्स्टलेशन विजिबल इन स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में बिग डिपर और स्मॉल डिपर, मतलब उर्सा मेजर और उर्सा माइनर, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग सीजन में ये दोनों दिखाई देते हैं, और विंटर सीजन में हमें कैसियोपिया दिखाई देता है। सॉरी। अब नेक्स्ट A एंड B इन X, मतलब ओरियन में ये जो पहला स्टार है और जो आखिरी स्टार है उसको हमने A और B नाम दे रखा है, ठीक है। ये जो है ये A है और ये B है, तो हमें A और B को आइडेंटिफाई करना है। तो जो यहाँ पे A है वो अगर आप डायग्राम में देखोगे अपनी बुक में, तो जो A है वो है बेटलग्रीज और जो B है वो है रिकल। ये स्टार्स के नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन गिव रीज़न। यूरेनस इज ऑब्जर्व टू हैव अ ब्लू ग्रीन कलर। यूरेनस को जब टेलीस्कोप से देखते हैं तो उसके ऊपर ब्लू ग्रीन कलर, मतलब वो ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है। तो उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस इन इट्स कोल्ड एंड क्लियर एटमॉस्फेयर। सॉरी, जो यूरेनस है उसके एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर मीथेन गैस प्रेजेंट है। ऊपर से उसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही ठंडा होता है और बहुत ही साफ़ होता है। तो अब जब मीथेन गैस इतने कोल्ड टेम्परेचर में रहती है ना, मतलब बहुत ही ठंड में, तो वो ब्लू ग्रीन कलर की हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पूरा यूरेनस का जो एटमॉस्फेयर है वो ब्लू ग्रीन दिखता है। नेक्स्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बी वाला। वीनस इज़ हॉटेस्ट प्लैनेट इवन दो मर्क्यूरी इज़ क्लोज टू सन। भाई जो चीज़ सूरज के ज़्यादा पास होगी ऑफकोर्स उससे ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना, क्योंकि वो मतलब डायरेक्ट, मतलब वो ज़्यादा पास है हीट से तो ज़्यादा जल्दी हीटअप हो जाएगी और ज़्यादा गर्म होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मर्क्यूरी जो होता है वो कम गर्म है, वीनस ज़्यादा गर्म है। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन हाई परसेंटेज। वीनस में आप इसके आगे ऐड कर सकते हो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन हाई परसेंटेज ऑन वीनस में,
ठीक है। वीनस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है या परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो सन की जो हीट है उसको ट्रैप कर लेती है और टेम्परेचर बढ़ा देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस प्लैनेट पे भी यही काम करती है। दिस गैस ट्रैप्स द हीट ऑफ सन कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। वो सन की हीट को रोक लेती है जिसकी वजह से वो सनरेज अंदर तो जा रही है लेकिन बाहर नहीं आ पा रही और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट, द शेप एंड साइज ऑफ ब्राइट साइड ऑफ मून अपीयर्स टू चेंज एवरी डे। बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि फेजेस जो है वो मेन जो मून है वो अपने फेजेस क्यों शो करता है, मतलब उसकी अलग अलग शेप्स हमें क्यों दिखाई देती हैं। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है, ड्यू टू द चेंज इन रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन, द अर्थ एंड द मून। सन तो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, अब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सिमिलरली मून अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और मतलब वो बेसिकली रोटेट नहीं कर रहा, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं सन, अर्थ और मून के बीच में, इसकी वजह से हम कभी भी पूरा मून नहीं देख पाते एक बार में। फुल मून डे होता है लेकिन उसमें भी क्या होता है, पूरा मून नहीं दिखता ना, हमें सिर्फ फ्रंट साइड दिखती है। सो दैट इज़ ड्यू टू द चेंज इन रिलेटिव पोजिशन ऑफ सन, अर्थ एंड मून। सन, अर्थ और मून की जो जगहें हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बदलती रहती हैं जिसकी वजह से हमें मून का थोड़ा पार्ट ही दिख पाता है। नेक्स्ट, डी, अ स्टार अपीयर्स टू राइज 4 minutes अर्लियर इन द स्काई एवरी डे देन द प्रीवियस डे। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड इट्स रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये एक्चुअली जो ये गिव रीजन मतलब ये डी पार्ट है, इसका आंसर ज़्यादा कम्प्लेक्स है, तो इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल टर्म्स में हमने ये लिख दिया है कि जो अर्थ का रेवोल्यूशन है सन के अराउंड और अर्थ का ही रोटेशन है अपने खुद के एक्सिस पे, इसकी वजह से जो स्टार है वो हमें 4 मिनट पहले दिखाई देता है। इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, आप ये आंसर याद कर लेना कि अर्थ का रेवोल्यूशन अराउंड सन एंड अर्थ का ही रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस कॉजेज द स्टार टू राइज 4 minutes अर्लियर, कि वो जो स्टार है वो 4 मिनट पहले उड़ जाता है, ठीक है। 2 रीज़न, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। ई पार्ट, कॉमेट्स आर विजिबल ओनली व्हेन दे आर नियर द सन। कॉमेट्स तभी दिखते हैं जब वो सन के बहुत नज़दीक होते हैं। इसका रीज़न क्या है, तो ये आपने पढ़ा होगा कॉमेट्स हमें क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी जो ऊपर का जो आइसी सरफेस है वो मेल्ट हो जाता है। आइसी सरफेस के मेल्ट होने की वजह से उनके पीछे एक बहुत लंबी टेल बन जाती है जिसकी वजह से वो हमें दिखाई मतलब जो कॉमेट्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं। तो अब ये आइस पिघलती है तभी वो पीछे टेल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो आइस कब पिघलेगी, जब वो सन के नज़दीक होगा, है ना। तो जब वो सन के करीब होगा, नियर होगा सन के, तभी वो जो हीट है वो उस आइस को वेपराइज कर देगी और वो टेल बनेगी जिससे वो हमें कॉमेट दिखेगा। इसीलिए बिकॉज ऑफ द इंटेंस सोलर हीट, मतलब जो इंटेंस सोलर हीट है वो क्या करेगी, वेपराइज कर देगी उसके कॉमेट के जो आइसी मैटर है, जो कॉमेट के ऊपर जो बर्फ़ है उसको वेपराइज कर देगी और एक टेल बना देगी, इल्यूमिनेटेड टेल, मतलब एक चमकदार टेल बना देगी जिससे हम कॉमेट को देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, स्टेट हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग टेलीविजन प्रोग्राम्स ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। तो ये मैंने जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा था तब भी सेम ही चीज़ लिखवाई थी, यहाँ पे भी वही चीज़ लिख रहा हूँ। अ सैटेलाइट रिसीव्स अ माइक्रोवेव सिग्नल। सैटेलाइट क्या करती है, एक माइक्रोवेव सिग्नल रिसीव करती है। मतलब माइक्रोवेव देखो जो घरों में यूज़ होता है सिर्फ वही माइक्रोवेव नहीं होता, ठीक है। माइक्रोवेव क्या है, एक तरीके की वेव है, माइक्रो जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से बनी है। तो सैटेलाइट क्या करता है, ये माइक्रोवेव सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है बेसिकली, ठीक है, फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेशन। जैसे ग्राउंड स्टेशन आप अपने मोबाइल फ़ोन को मान लो। अब अगर आप अपने किसी दोस्त को फ़ोन में ला रहे हो तो जो सिग्नल है वो पहले माइक्रोवेव की फॉर्म में जाएंगे सैटेलाइट पे, ठीक है। पहले तो टावर पे जाएंगे, टावर से जाएंगे सैटेलाइट पे। अब वो सैटेलाइट में एक एम्पलीफायर होता है, ठीक है, एम्पलीफायर क्या करता है, उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। अब इस वर्ड की भी गहराई में नहीं जाएंगे, बस वर्ड याद रखना है एम्पलीफायर, जो उसको एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई करने के बाद उस सैटेलाइट में ही एक ट्रांसमीटर होता है, वो ट्रांसमीटर उस सिग्नल को वापस भेज देता है रिसीविंग स्टेशन पे। रिसीविंग स्टेशन कौन सा हो गया, जिस दोस्त को आपने फ़ोन किया है उसका फ़ोन। और जैसे ही वो रिसीव होगा उसका फ़ोन बजने लग जाएगा, ठीक है। और वो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो अलग अलग होती है, मतलब हर फ़ोन के लिए अलग फ्रीक्वेंसी होती है।
ठीक है, तो इसके साथ हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर के ख़त्म हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।